नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है रेलवे ग्रुप डी साइंस स्पेशल। और इसमें ये सेकेंड लेक्चर है। पिछले वीडियो में हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और आज हम लोग धातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग ये चीजें इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये जो धातु या अधातु होते हैं हमारे जीवन में बहुत प्रयोग में आते हैं, तो इन सभी के गुणधर्म को बिना जाने हम लोग उसका सही तरीके से उपयोग करने में मतलब उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, इसलिए जानकारी होना आवश्यक है। तो आज जो है हम लोग धातु के रासायनिक गुणधर्म में चर्चा करेंगे और इसमें साधारण सी बात है, हमारा जो लक्ष्य होगा यानी कि रासायनिक गुणधर्म को डिस्कस करने का, इसका लक्ष्य यही होगा कि हम लोग को ये पता चल पाएगा अंत में कि कौन सी धातु कितनी अभिक्रियाशील है, अधिक या कम। और अंत में जाकर के एक सूची तैयार होगी, सक्रियता सूची, जिसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे और आपका जितना भी डाउट होगा इस क्लास में बिल्कुल डाउट खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। और ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, 7-8 इक्वेशन हम बनाए हैं ताकि आप लोगों को समझाने में सरल हो और कम समय में आप लोग कुछ ज्यादा समझ सकें, क्योंकि अभी ये क्लास जो है 9th-10th का क्लास नहीं रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्लास है। आपको जितनी कम कंटेंट और ओरिजिनल कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा उतनी अच्छी रहेगी, ज्यादा तामझाम नहीं होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। जैसा कि धातु और ऑक्सीजन, यहाँ पर बोल रहे हैं धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है। ये लगभग मतलब सभी धातुओं के साथ ये संबंध बनता है, इसलिए एक इक्वेशन बना दी है। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम आपके पास 1 है, यहाँ पर सोडियम के परमाणु 2 है। तो जैसा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि न तो द्रव्य का निर्माण किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता है, इसलिए आपको बैलेंस करना होगा इक्वेशन को, समीकरण को, संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना होगा। यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो ऑक्सीजन को पहले 2 कर देते हैं, तो ऑक्सीजन 2 हो गया और सोडियम कितना हो गया 4। तो यहाँ पर सोडियम को भी कर देंगे 4, ये सामान्य था, इजी तरीके से हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो धातु जल से विक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। थोड़ा सा और जानते हैं, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। तो देखिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया जो अन्य धातुएं करती है किस तरीके से करती है। सोडियम और पोटेशियम, ये सामान्यतः आप अगर वायु में ओपन तरीके से रख दीजिएगा तो ये जलना शुरू हो जाएगा। कौन? सोडियम और पोटेशियम। तो ये पता चल गया। और जब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जस्ता को सामान्य ताप पर छोड़ दिया जाता है, ऐसे रख दिया जाता है, तो उस पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। और उसी तरीके से अगर नॉर्मल वायु में कॉपर को रखेंगे या सामान्य ताप पर, तो उसमें किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन गर्म वायु हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने कभी क्या बोलते हैं उसको, बिजली का तार जो होता है उससे जो आप खुदन बना करके, एक एरो का बना करके वहां से जो लाते हैं लाइट, तो उसमें अगर आपने तांबा का प्रयोग किया होगा तो उसमें देखे होंगे कि उसमें काली परत जम जाती है, चिंगारी आते आते वो गर्म हो जाती है। तो गर्म वायु से अभिक्रिया करती है, ना कि सामान्य ताप पर और वायु नॉर्मल वायु में ये काली परत जमती है। कब? गर्म वायु में। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सोडियम अधिक अभिक्रियाशील है, उससे कम है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, उससे कम है कॉपर, इस तरीके से। और तो और यहाँ पर चांदी और सोना अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ से मोटा मोटी तौर पर समझ में आ गया कि लगभग आइडिया आ गया कि कौन सी अभिक्रियाशील धातु है, कौन सी अभिक्रियाशील धातु नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसी, अब देखिए यहाँ पर चांदी और सोना में पता चल रहा है कि कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम, तो यानी कि वायु से ये काम नहीं निकल पाया। और यहाँ पर ये मैग्नीशियम ज्यादा है कि एल्यूमिनियम ज्यादा है कि जस्ता ज्यादा है, ये भी पता नहीं चल पाया। तो अब चलते हैं आगे। इसी तरीके से जब ऑक्सीजन से हम लोग को सक्रियता श्रेणी सूची नहीं बन पाया तो हमने जल का इस्तेमाल किया। तो जल का इस्तेमाल धातु प्लस जल, अगर धातु को जल से अभिक्रिया कराया जाए, उसमें रखा जाए, तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस के रूप में। तो यहाँ पर धातु के रूप में हम उदाहरण लिए सोडियम। और आपने देखा होगा कि जो गांव में जादूगर आते हैं वो क्या करते हैं, सोडियम पहले से रख देते हैं और उस पर पानी छिड़क देते हैं तो आग लग जाता है। वही होगा यहाँ पे, सोडियम है उसमें जल से अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम ऑक्साइड ज्वलनशील के रूप में होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये भी देख लेते हैं, इसका संतुलन कर लेते हैं। Na यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ सिर्फ बैलेंस करना है सोडियम को, तो यहाँ पर सिर्फ
2 दे देना है, हो गया। अब देखिए, तो जल से, अब देखिए जल से अब किए तो इसी तरीके से सोडियम और पोटेशियम का करवाएं तो क्या हो गया, ठंडा जल से ही अभिक्रिया कर लिए, नॉर्मल कितना भी ठंडा जल है वो अभिक्रिया कर लिए, लेकिन और सभी अभिक्रिया नहीं की। तो करने के क्रम में पता चला कैल्शियम सामान्य जल के साथ कर रहे हैं, यानी 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस पे, और जब मैग्नीशियम को कराना चाहा तो सामान्य जल के साथ, ठंडा जल के साथ नहीं होकर के गर्म जल के साथ उसका अभिक्रिया हो गया। इसी तरीके से एल्यूमिनियम, लोहा और जस्ता का जल से तो अभिक्रिया हुआ ही नहीं, गर्म जल के साथ भी उसका अभिक्रिया हुआ भाप के साथ, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है उबलते जल के मुकाबले, गर्म जल के मुकाबले। नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से पीवी यानी सीसा, कॉपर, सोना, चांदी, ये जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया ही नहीं किया, यानी कि न जल के साथ न भाप के साथ, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो इसी क्रम में जब जल से भी पता नहीं चल पाया तो इसी क्रम में आगे बातों को बढ़ाया गया और पुनः धातु ऑक्साइड जो प्राप्त हो रहा था ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद, उसका अभिक्रिया कराया गया जल के साथ। तो यहाँ पर हम आपको धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर अगर K2O यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड और जल का निर्माण, जल का अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर निर्माण होगा किसका, धातु हाइड्रोक्साइड का। तो बैलेंस कर लेते हैं, पोटेशियम 2 है, यहाँ पे पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो सिर्फ आगे में आपको 2 देना है, यह संतुलित हो गया। नेक्स्ट, इसी तरीके से आप लोगों को जो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि हमारा उद्देश्य सक्रियता सूची तैयार करना, तो अभी तक मेरा नहीं हो पाया, जबकि मैंने 3 अभिक्रिया करा दिया है। तो फिर अब लेंगे हम लोग सहारा अम्ल का। अम्ल का जब धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन का निर्माण होगा। कैसे होगा? अगर सोडियम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी तनु मतलब कम पावर वाला, तो लेंगे तो यहाँ साधारण नमक NaCl और H2 का निर्माण होगा। लेकिन ये अभिक्रिया भी सभी धातुओं के साथ संभव नहीं हो पाया। फिर उसका प्रयोग किया क्षारक के साथ। ये सामान्यता जो है धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया, सभी धातुएं क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन का निर्माण नहीं करती है। जो धातुएं क्षारक के साथ मिलकर अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करती है उसी को बोलते हैं हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड। अब इसमें कौन कौन आता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड आता है, जिंक ऑक्साइड आता है और लेड ऑक्साइड, सीसा वाला। तो धातु ऑक्साइड के रूप में जब रहते हैं ये धातुएं एल्यूमिनियम, तो इस तरीके से निर्माण करता है लवण और हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर Zn यहाँ पर भी है, यहाँ भी है। जस्ता जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो निर्माण करता है ये सोडियम जिंकेट। क्या है फॉर्मूला? सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है। और हाइड्रोजन का देख लेते हैं, यहाँ पर Zn 1 है, Zn 1 है, Na 1 है, यहाँ पर 2 है। चलिए ठीक है, देखते हैं। O2, O भी यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। H2 यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है। सिर्फ यहाँ आपको यहाँ देना है, सब हो जाएगा कम। सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2, क्लियर हो गया। तो इसमें याद रखना है कि सभी धातुएं क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, कुछ विशेष धातुएं करती है, जिसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर जानते हैं ज्यादा उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, इसी तरीके से जब ऐसे पता नहीं चलने लगा तो अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद, क्षारक की अभिक्रिया करने के साथ जब पता नहीं चल रहा है तो लवण के साथ अभिक्रिया कराना शुरू किया गया, जिसको हम लोग विलयन भी बोलते हैं। एक विलयन, किसी धातु का विलयन लिया गया और दूसरे का सिर्फ धातु लिया गया, मतलब 2 धातु है, एक विलयन के रूप में, एक सिर्फ रॉ मटेरियल के रूप में ओरिजिनल। तो उसमें क्या हो रहा है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो क्या कर रहा है, कम अभिक्रियाशील धातु के विलयन वाले को उससे हटा करके वो वहां पर चल जा रहा है, और मतलब कि एक का पद जो है कुर्सी का खाली करके वो बैठ जा रहा है। जैसे लोहा का जब अभिक्रिया कराया गया कॉपर सल्फेट से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर विस्थापित हो जाता है, उसको भगा देता है कौन? लोहा, और अपना विलयन बना लेता है लोहा। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो रंग क्यों बदलता है? तो रीजन यही है। तो इसी को हम लोग यहाँ से विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। इस क्रम में बातें आगे बढ़ती जा रही थी। पुनः आप लोगों को एक चीज पढ़ना पड़ेगा, धातु और अधातु। यहाँ से बनेगा आपका आयनिक यौगिक। इसमें क्या होता है, धातु सामान्यतः इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और अधातु सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इसलिए यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है। इसलिए इस अभिक्रिया से जिस चीज का निर्माण होता है उसको आयनिक यौगिक बोलते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलकर के
सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, जो कि आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक का मतलब होता है कि वो अपने जलीय विलयन में विद्युत का चालन करेंगे। नेक्स्ट एक और अभिक्रिया आपको जानना चाहिए, धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। इसको बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति को जानना है आपको। जैसे कि आपने पढ़ा होगा अम्ल प्लस क्षारक बराबर लवण जोड़ जल, यानी कि अम्ल और क्षारक मिल करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अम्ल है, यहाँ पर लवण और जल का भी निर्माण हो रहा है, तो सामान्यतः यहाँ पर जो भी चीज होगा वो क्या होगा, क्षारक होगा। इसीलिए यहाँ से एक निष्कर्ष निकल गया कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो होगी वो क्या होगी, क्षारकीय होगी।